यस। प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी। और पिछले वाली क्लास में हम देख रहे थे कि ग्रुप हमने पढ़ लिया था, सब ग्रुप हमने पढ़ लिया था। उसके बाद एक सब टॉपिक है आपका साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप। तो आज उसी चक्रीय ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो सिंपल सी डेफिनेशन, अच्छा चक्रीय ग्रुप पढ़ने से पहले ये ग्रुप आपको क्लियर होना चाहिए भी। चक्रीय ग्रुप पढ़ने से पहले ग्रुप क्लियर होना चाहिए। आज का सब टॉपिक रहेगा अपना साइक्लिक ग्रुप। वैसे हमने ऑफलाइन क्लास में इसको कल देख लिया था। देखो क्या है कि पहले तो आपके पास कोई ग्रुप होना चाहिए। वो ग्रुप, जैसे कुछ ग्रुप अबेली हो जाते हैं वैसे ही कुछ ग्रुप जो होते हैं वो चक्रीय भी होते हैं। चक्रीय की डेफिनेशन क्या है, आप ये किताबी लैंग्वेज है कि यदि किसी ग्रुप जी में एक अव्यय ए ऐसा विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अव्यय ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है। और जो ए एलिमेंट है वो जी का जनरेटर या जनक कहलाता है। जी का जनरेटर या जनक कहलाता है। और जहां जनक होंगे वो ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। अब देखो इस बात को हम सिंपली कैसे समझें कि आपके पास कोई एक ग्रुप है, उसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा, उसके पास ऐसी पावर होगी कि वो वापस ग्रुप को तैयार कर लेगा। उसको दोबारा संक्रिया में लगाते जाएंगे उसी एलिमेंट को और वापस दोबारा ग्रुप तैयार हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल हमने कल किया था कि जी इज इक्वल टू आपके पास एक सेट है, कौन सा, जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो आपकी बुक की जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है कि आपके पास जी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट अच्छा होगा। वो एक नहीं दो होंगे, वो हम आगे देखेंगे कि दो कैसे होंगे। एक बार के लिए आप यूं सोचो कि जी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो फिर वो चक्रीय ग्रुप होगा। कैसा कि जी के पास कोई ए एलिमेंट ऐसा है, ए की जगह 1 हो सकता है, ए की जगह -1 हो सकता है, ए की जगह आयोटा हो सकता है, या ए की जगह माइनस आयोटा हो सकता है। किसी भी एक एलिमेंट को उठाओ और उस एलिमेंट को खुद उसी संक्रिया के साथ लगाते जाओ। जैसे यहां संक्रिया कौन सी है, बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस है। जैसे आपने 1 को उठाया तो 1 की पूर्णांक घात करते जाओ। पूर्णांक घात का मतलब होता है कि अगर 1 की पावर 1 करो तो ग्रुप का कोई एक एलिमेंट आ जाना चाहिए। अगर 1 की पावर 2 करो तो ग्रुप का कोई एलिमेंट आ जाना चाहिए। 1 की पावर 3 करो तो ग्रुप का कोई एलिमेंट आ जाना चाहिए। ये तो लिखा है मैंने कि ए की पूर्णांक घातों के रूप में प्रत्येक एलिमेंट को व्यक्त किया जा सकता है। एक एलिमेंट उठाओ, उसकी पूर्णांक घात, पूर्णांक घात का मतलब ये नहीं है कि उसकी पावर करनी है। पूर्णांक घात का मतलब है कि उसे संक्रिया में रखना है। संक्रिया मतलब अगर मैं यहां प्लस लगा देता तो फिर संक्रिया, पूर्णांक घात का मतलब हो गया आयोटा की पावर 2 का मतलब हो गया, अगर ये प्लस होता ना संक्रिया तो फिर आयोटा की पावर 2 का मतलब हो गया आयोटा प्लस आयोटा। समझ रहे हो, आयोटा स्क्वायर वैसे तो आप पढ़ते हो आयोटा गुणा आयोटा, वैसे तो इसका मतलब ये होता है, पर ये तभी होगा जब ये गुणा संक्रिया होगी। समझ रहे हो, नहीं तो फिर ये आयोटा प्लस आयोटा यानी 2 आयोटा, इसको फिर यूं लिखेंगे आयोटा प्लस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर किस रूप में लिखा जाएगा, 2 आयोटा। क्लियर है। तो उस एलिमेंट का क्या करना, आपको पावर करनी है और पावर करते करते आपको वापस पूरा ग्रुप मिल जाए। जैसे यहाँ एक एक मेरे पास जनक है आयोटा, यानी इस ग्रुप में एक की जगह एक एलिमेंट आयोटा ऐसा है। अगर मैं आयोटा की पावर बार बार बदलता जाऊं तो ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट स्किप भी नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट वापस आ जाएंगे। देखो कैसे, आयोटा की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट -1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब आयोटा के पास ऐसी ताकत है कि आयोटा की पूर्णांक घात करते जाओ और आपको नया एलिमेंट मिलता जाएगा। जितने एलिमेंट ग्रुप के पास है वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब आयोटा क्या हो जाएगा, इसका जनक हो जाएगा। सिमिलरली माइनस आयोटा भी ऐसा ही बिहेव करेगा। माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 2 -1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो माइनस आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे, जनक। वैसे ही एक एग्जांपल और लिखा था हमने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ 1 1 जनक नहीं हो सकता क्योंकि 1 की पावर, अब देखो पावर का मतलब गुणा है तो गुणा करना है। 1 की पावर 1 यानी पूर्णांक घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, तो इसका मतलब हो गया 1 गुणा 1, सॉरी 1, और 1 गुणा 1। अगर ये प्लस होता ना तो फिर इसका जो मतलब है ना वो 1 + 1 होता। ठीक है ना, संक्रिया के साथ ऐड करना है, संक्रिया के साथ पूर्णांक घातें होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पावर पढ़ रहे हो पूर्णांक घातों का मतलब ये हो गया कि गुणा में आ जाएगा साहब, नहीं। ये ध्यान से देखना है कि आपको गुणा मिला है तो गुणा करना है उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ, अगर प्लस है तो प्लस करना है। जैसे आगे हम देखेंगे एक एग्जांपल और।
तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में दो एलिमेंट ऐसे हैं, कौन से? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आगे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर कोई जी चक्रीय ग्रुप है और उसमें कोई एलिमेंट आपको जनक मिलता है तो 100% उसका इनवर्स, उस एलिमेंट का इनवर्स भी उसका जनक होगा। क्लियर है? अगर कोई एलिमेंट आपको जनक मिल जाता है तो फिर उसका इनवर्स, उस एलिमेंट का इनवर्स भी उसी ग्रुप का क्या होगा? जनक होगा। क्लियर है? समझ रहे हो इस बात को? आगे हम दूसरी स्लाइड में देखो आप, ये एग्जांपल किया था हमने, इस बार ये प्लस के लिए, इस बार क्या ये प्लस के लिए। तो मैंने कहा कि ये क्या, ये चक्रीय ग्रुप है, तो चक्रीय ग्रुप का मतलब होता है कि इस ग्रुप के पास कोई ना कोई एक एलिमेंट ए ऐसा विद्यमान होगा जो बाकी अन्य एलिमेंटों के पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। यानी अगर आप कहो कि 2 लेके आओ तो कोई एलिमेंट ऐसा ए विद्यमान होना चाहिए। अब जीरो, जीरो के पास ऐसी ताकत नहीं है। देखो जीरो को 2 बार ऐड करो आप, ऐड करने का मतलब पूर्णांक घात लगाओ। पूर्णांक घात का मतलब जीरो को एक बार करोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो को 2 बार संक्रिया में रखोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो को 3 बार संक्रिया में रखोगे, ये प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा आपको, बार बार करके नहीं देखना है, जीरो ही आएगा। इसका मतलब जीरो के पास तो वो ताकत नहीं है, जीरो तो हर बार एक ही एलिमेंट को जन्म दे रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि जीरो यानी ए की जगह, उस डेफिनेशन में ए की जगह अगर मैं जीरो रख दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जी के पास जीरो एक ऐसे एलिमेंट है जो बाकी अन्य एलिमेंटों की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि जीरो को कितनी बार ऐड कर लो जीरो ही आएगा। बाकी अन्य एलिमेंट कौन है? 1 2 3, क्या ये जीरो से आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो वन के पास है क्या ऐसा? वन के पास देखते हैं, वन एक बार ऐड होगा तो वन आ ही गया, एक एलिमेंट आ गया। दूसरा कि वन की पूर्णांक घातें कितनी कर दो? 2, एक पूर्णांक घात की तो कितना आ गया? एक। दो पूर्णांक घात करोगे तो, पूर्णांक घात का मतलब है वापस उसी एलिमेंट को उतनी बार जोड़ना है, या संक्रिया जो है यहाँ समशेष मॉडुलो प्लस है, समशेष मॉडुलो प्लस लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई? दूसरा एलिमेंट आ गया। 3 बार ऐड करो यानी पूर्णांक घात 3 कर दो, पूर्णांक घात 3 का मतलब उस एलिमेंट को 3 बार ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ये भी आ गया। और 4 बार ऐड करोगे तो इनका योग हो जाएगा 4। समशेष मॉडुलो प्लस क्या कहता है कि जितना योग हो जाता है अगर वो 4 या 4 से बड़ा हो तो उसमें से -4 कर दो। 4 - 4 क्या हो जाएगा? चारों एलिमेंट आ गए। तो इसका मतलब इस ग्रुप में एक एलिमेंट ए ऐसा है, एक एक एलिमेंट एक ऐसा है जिसकी पूर्णांक अन्य एलिमेंटों के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। या फिर हम डेफिनेशन इजीली पढ़े तो भाई एक के पास वो ताकत है जो इस संक्रिया में बार बार अपने साथ ऐड होता जाएगा या संक्रिया में आता जाएगा और पूरे ग्रुप को दोबारा तैयार कर लेगा। तो एक इसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जनक। क्लियर है? अब देखो दो के पास है क्या ऐसी ताकत? दो एक बार ऐड होगा, दो संक्रिया रख दो बस, दो पूर्णांक घात करोगे तो जीरो, तीन पूर्णांक घात करोगे तो, तीन पूर्णांक घात मतलब 3 बार संक्रिया में रख दो तो क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 2 4, 4 2 6, 6 ज्यादा हो गया 4 से, इसका मतलब 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। 4 बार करोगे तो, ऐसा नहीं है कि आप बार बार करके देखोगे, आप इसको पता चल जाएगा आपको, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब दो ही एलिमेंट आएंगे, 2 0 2 0 2 0 2 0, इसका मतलब एलिमेंट बच गए 1 और 3। तो दो के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो इस संक्रिया में कभी ना कभी 1 और 3 को लेके आए। तो 1 और 3 स्किप हो रहे हैं। अगर कोई भी एक एलिमेंट स्किप हो रहा है तो वो जनक नहीं हो सकता, सारे एलिमेंट दोबारा आना चाहिए उसी एलिमेंट से। तो इसका मतलब दो भी जनक नहीं है। तो 3 हो जाएगा क्या? एक जनक हो गया, दो हुआ नहीं, 0 भी नहीं हुआ था, 3 हो जाएगा क्या? तो 3 को एक बार ऐड करोगे 3, 3 को 2 बार संक्रिया में यानी दो पूर्णांक घात करो इसकी तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 2, 3 को 3 बार ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। 3 और 3 6 मतलब 2, 3 और 2 5, 5 - 4 1, और 3 को 4 बार ऐड करोगे तो यानी पूर्णांक घातें कितनी कर दो इसकी? 4 कर दो, 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तीनों आ गए, सारे एलिमेंट आ गए। इसका मतलब 3 के पास भी ऐसी ताकत है। तो क्या ये एक चक्रीय ग्रुप है? बिल्कुल साहब, जिसमें जनक मिल जाता है वो चक्रीय ग्रुप होता है। और अगर ये चक्रीय ग्रुप है तो इसमें जनक कौन कौन है? जो एलिमेंट दोबारा तैयार करने हैं। तो यहाँ दो जनक है, एक कौन है? 1, और दूसरा कौन है? क्लियर है? समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट देखो। अब इसमें एक डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन तो क्या है, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के, चक्रीय ग्रुप के प्रगुण, प्रॉपर्टीज
ऑफ साइक्लिक ग्रुप। सक्रिय ग्रुप के प्रगुण या प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। देखो भाई कि प्रत्येक सक्रिय ग्रुप अबेली होता है, इंपॉर्टेंट है ये, थ्योरम के रूप में लिख लो आप, थ्योरम ही है ये। प्रत्येक सक्रिय ग्रुप, प्रत्येक सक्रिय ग्रुप अबेली ग्रुप होता है, अबेली। याद भी रखना आपको ये बात कि प्रत्येक सक्रिय ग्रुप क्या होता है, अबेली होता है। जो सक्रिय होगा वो 100% क्या होगा, अबेलियन होगा। जो साइक्लिक होगा वो 100% अबेलियन होगा। देखो पहले आपने क्या पढ़ा, ग्रुप, फिर आपने क्या पढ़ा, अबेलियन, अब आप क्या पढ़ रहे हो, सक्रिय। इसका मतलब जो सक्रिय होगा वो अबेलियन होके आएगा, जो सक्रिय होगा वो अबेलियन होके आएगा, जो अबेलियन है वो ग्रुप होके आएगा। तो स्टेप याद रखना, पहले ग्रुप होगा, फिर अबेलियन होगा, फिर सक्रिय होगा। अब देखो जैसे कोई बच्चा 8th क्लास में है, पहले वो 8th क्लास में था या दूसरी क्लास में था, फिर वो 8th में हुआ मान लो, फिर वो 10th में हुआ, फिर मान लो ऐसे ही अलजेब्रा चलेगी, फिर वो 12th में हुआ मान लो, फिर वो बीएससी कर रहा है मान लो, फिर वो एमएससी कर रहा है, फिर आगे नेट जेआरएफ और पीएचडी कर रहा है मान लो, एक बार के लिए एमएससी तक मान लो आप। अगर मैं कह दूं कि वो 12th में है तो इसका मतलब वो उसने 8th पास किया होगा तो ही 12th में, समझ रहे हो। अगर वो 8th में है इसका मतलब पीछे वाली क्लासें हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 6th और 7th क्लास को उसने पास किया होगा तो ही वो 8th में है। क्या आप कह सकते हो कि वो 10th में है तो क्या वो 12th में हो जाएगा, या जो 12th में है क्या वो बीएससी कर लेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। वही है, तो हमने पहले क्या पढ़ा, ग्रुप, फिर हमने क्या पढ़ा, अबेलियन, फिर हमने क्या पढ़ा, अबेलियन मतलब कॉम्पिटिटिव ग्रुप, एक ही बात है, और फिर हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक। तो मैं कह रहा हूं साइक्लिक है तो इसका मतलब अबेलियन है, पर क्या अबेलियन है तो साइक्लिक है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, समझ रहे हो बात को। तो इस बात को, इस बात से याद रख सकते हो आप। तो मैंने ये लिखा है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्रुप है जो चक्रीय है, क्लियर है। देखो प्रूफ, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटर, जनरेटर ऑफ जी। भाई जी अगर चक्रीय ग्रुप है तो इसका मतलब उसमें एक जनक है पक्का, जो चक्रीय ग्रुप होगा उसमें जनक तो होगा, और उस जनक का नाम क्या मान लेते हैं, कौन सा एलिमेंट है वो, ए। इसका मतलब क्या कह रहे हो कि जी के पास चाहे जितने भी एलिमेंट है, जी के पास चाहे जितने भी एलिमेंट है, ए के पास वो ताकत है, ए भी जी का ही एलिमेंट होगा, ए भी किसका होगा, जी का ही एलिमेंट होगा, कि ए के पास वो ताकत है कि ए की पूर्णांक घात करते जाओ आपको जी के सारे एलिमेंट मिल जाए, क्लियर है। इसका मतलब मेरे पास मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट थे एक्स व वाई, किसके हैं ये, जी के हैं, ऐसा हो सकता है। और जी कौन है, जी तो चक्रीय ग्रुप है, ए भी जी का ही है, एक्स भी जी का ही है, वाई भी जी का ही है, जेड भी हो सकता है जी का ही हो, कितने ही एलिमेंट हो सकते हैं। और जब तक आपको नहीं दी जाए कोई संक्रिया तब तक आप मानते हो कि वो डॉट के लिए, तब तक वो किसके लिए, डॉट के लिए। तो मैं कह रहा हूं जी मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, और अगर साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें कोई ना कोई जनक होगा, तो मैंने मान लिया कि ए उसका एक जनक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई और रैंडमली ए के अलावा दो एलिमेंट और है, एक एक्स है दूसरा वाई है, वो भी जी के है। अब सीधी सी बात है, अगर ए जनक है तो ए के पास वो पावर है ना कि वो एक्स पे वाई को ले आएगा। जैसे जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, चार एलिमेंट थे तो आयोटा के पास वो पावर थी ना, जो 1 को भी लेके आया था, -1 को भी लेके आया था, आयोटा को भी लेके आया था, और माइनस आयोटा को भी ले आया था, समझ रहे हो बात को। इसका मतलब एक्स और वाई की जगह 1 - 1 मान लो, और जनक कौन मान लो, आयोटा मान लो, हो सकता है ना ऐसा। तो इसका मतलब सिंस जी बी द साइक्लिक, जी बी द साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप
तो क्या मैं लिख सकता हूं कि a की पूर्णांक घात कर दो कोई भी, जैसे a की पावर m कर दो, आप a की पावर क्या कर दो, a की पावर m कर दो। जी बी द साइक्लिक ग्रुप, तो ए उसका जनक है, तो ए के पास वो पावर है, तो आप क्या लिखते हो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन, कि ए की पूर्णांक घात के रूप में अदर एलिमेंट्स को व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ए की कोई ना कोई एक पूर्णांक घात आएगी, मान लेते हैं वो m आएगी, तो उससे क्या आएगा अपने पास, x आ जाएगा, मान लो। क्लियर है? और y जो एलिमेंट है वो मान लेते हैं कि a की पावर n करोगे तो आपके पास y आ जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो ये बात? a की पावर m से, यानी कोई भी एलिमेंट, आप z होगा तो मैं मान लूंगा कि a की पावर, भाई a से ही तो बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, उनकी पूर्णांक घात लिख दो। पूर्णांक घात का मतलब है कि उसकी z की पावर चाहे माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो। पूर्णांक का मतलब समझते हो ना? पूर्णांक क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पर होता पूर्णांक की है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ होता है। तो आप लिख सकते हो a की पावर m x और a की पावर n y। हमें प्रूव क्या करना है नाउ, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है भाई, आपने जी को साइक्लिक ग्रुप मान लिया है, तो आपको प्रूव करना है जी क्या होगा, जी बी एन अबेलियन ग्रुप। जी को क्या सिद्ध करना है, एक अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है, यही बात है। इसका मतलब दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है, पांचवी प्रॉपर्टी, भाई ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब ग्रुप तो ही, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो ग्रुप तो है ही, ग्रुप होंगे वही तो साइक्लिक होंगे। इसका मतलब चार प्रॉपर्टी तो एक्सेप्ट कर रहा है ये, पांचवी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही एक्सेप्ट करवानी है। इसका मतलब दैट मीन्स टू प्रूव ये जो एलिमेंट आपने एक्स डॉट वाई लिखा है वो वाई डॉट एक्स के बराबर आना चाहिए। यही तो होती है पांचवी प्रॉपर्टी, कि क्रम का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, एक्स डॉट वाई करो चाहे वाई डॉट एक्स करो, एक ही बात होनी चाहिए। अब देखो भाई, एक्स डॉट वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स डॉट वाई, एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m, और वाई की जगह की पावर, जिनके बेस समान होते हैं घातें जुड़ जाती है। m और n क्या है भैया, पूर्णांक है, डेफिनेशन से हम जानते हैं। अगर m और n पूर्णांक है तो कोई भी एक पूर्णांक नंबर सोच लो आप, जैसे ये 2 है ये 3 है, तो उसकी पावर a की पावर 2 + 3 करोगे तो a की पावर 5 मतलब, और a की पावर 3 + 2 करोगे तो भी 5, एक ही तो बात है। क्या मैं इन पूर्णांक नंबर को आगे पीछे कर सकता हूं, इसको मैं n + m लिख सकता हूं, हाँ इसको लिख सकते हो आप, क्योंकि m व n क्या है, पूर्णांक है। m एंड n इंटीजर्स हैं, और अगर ये इंटीजर है तो आप इनको आगे पीछे जोड़ सकते हो, आपने देखा भी होगा। तो अब इनको रिवर्स गेयर लगा दो, इसका दोनों को अलग अलग कर लो। a की पावर n क्या है भाई, लेके क्या चले थे, x डॉट वाई, ट्रू क्या हो गया, y डॉट एक्स। तो ये ग्रुप की पांचवी प्रॉपर्टी भी एक्सेप्ट करवा दी। इसका मतलब जी क्या होगा, अबेलियन होगा। तो आज के बाद याद रखना है, जो साइक्लिक ग्रुप होंगे वो 100% क्या होंगे, अबेलियन होंगे। जो साइक्लिक होंगे वो 100% क्या होंगे, अबेलियन होंगे। क्लियर है? इसमें एक नोट लगा लो कि जो अबेलियन होंगे, नोट लगा लो इसमें, ये हेंस प्रूव्ड हो गया आपका। याद रखना ये स्टेटमेंट भाई, नोट लगाओ, नोट, प्रत्येक अबेलियन ग्रुप, प्रत्येक अबेली ग्रुप सक्रिय हो, यह आवश्यक नहीं है। आप कहो जैसे, जैसे आर प्लस, क्या आर प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, क्या आर प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, आर प्लस एक अबेलियन ग्रुप है। आर का मतलब रियल नंबर का सेट है, प्लस का मतलब संक्रिय, प्लस बाइनरी ऑपरेशन। तो क्लोजर भी होता है, रियल रियल में जुड़ेगा रियल आएगा, एसोसिएटिविटी भी होता है, आइडेंटिटी प्लस की 0 होती है, रियल नंबर के पास है। इनवर्स, प्लस का माइनस वाला होता है, 1/2 है तो -1/2 भी है, 2 है तो -2 भी है, 3 है तो माइनस, इसका मतलब ग्रुप है। और क्या मैं रियल नंबर के एलिमेंट्स को आगे पीछे ऐड कर सकता हूँ, कर सकते हैं, 3 + 2 या 1/2 + 1, 3/2,
या 1+1/2 वो भी 3/2, तो आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब ये अबेलियन है। क्या ये चक्रीय है? क्या ये चक्रीय है? चक्रीय का मतलब इस आर के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान होना चाहिए जिसके पास ये ताकत है कि वो बाकी अन्य एलिमेंटों को जन्म दे सकता है कोई ऐसा एलिमेंट? कोई नहीं है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। इसका मतलब आर प्लस एक अबेलियन ग्रुप जरूर है, पर ये चक्रीय नहीं है। तो इस बात से क्या समझे आप? तो इसके नीचे यूं लिख लो कि जो साइक्लिक होगा ना, जो साइक्लिक ग्रुप है वो 100% अबेलियन है, पर जो अबेलियन है वो जरूरी नहीं है कि साइक्लिक हो। ठीक है ना? क्लियर है? हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, दूसरी थ्योरम देखो, आगे लिखो। यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक हो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक हो, तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। क्लियर है? ये स्टेटमेंट याद रखोगे। अब आपको दो दो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ग्रुप है तो उसमें इस एलिमेंट का इनवर्स क्या है। अगर कोई एलिमेंट आपका जनक आ गया तो उसका इनवर्स भी जनक होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। क्लियर है? बातें लिख लो बस, प्रूफ देखो इसका। सेट या माना जी एक चक्रीय ग्रुप है, जी एक चक्रीय ग्रुप है तथा जी का जनक कौन है? मान लेते हैं कि जी का जनक ए है। इसका मतलब अगर जी का जनक ए है तो कोई भी एक एलिमेंट है जो जी का है, ए भी जी का ही होता है, जनक भी जी का ही होता है। तो यानी ए अगर जी का जनक है तो आप कहने की कोशिश कर रहे हो, आपने मान लिया है कि जी चक्रीय ग्रुप है, इसका मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जी में एक एलिमेंट ए ऐसा है, जब ए की पावर आप बार बार बदलते जाओगे तो आपको जी के एक एलिमेंट, आपको हर एक एलिमेंट मिलता जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब आप कह रहे हो इस बार आपको प्रूव करना है कि ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। तो आप कह रहे हो कि मान लेते हैं ए के अलावा मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स, इसका मतलब एक्स कब आएगा? जब जनक की पावर कुछ ना कुछ कर दोगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा। इसका मतलब लेट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम। सीधी सी बात है, जब मैं ए की पावर एम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और अगर आप कहोगे वाई एलिमेंट भी जी का है और जी अगर चक्रीय है तो ए के पास ताकत है साहब वाई लेके आने की, ए की पावर क्या हो जाएगी? एन। पावर का मतलब उस संक्रिया में खुद एलिमेंट ऐड हो रहा है, गुणा हो रहा है, वो है। ठीक है ना? प्लस वाली होगी तो प्लस वाली संक्रिया के साथ पावर माना जाएगा, प्लस होगा तो आप पावर को यूं लिखोगे 3a, इसका मतलब एक्स आ जाएगा। अगर ये प्लस होता ना तो 3 बार या फिर एम ए कि ए की पूर्णांक घात, पूर्णांक घात का मतलब है ए खुद के साथ कितनी बार ऐड हुआ होगा। पावर का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर पावर लगाना है, पावर का पूर्णांक घात का मतलब ये है कि ए खुद के साथ कितनी बार ऐड हुआ है, जितनी बार ऐड हुआ उसको हम यहाँ घात बोल रहे हैं। ठीक है ना? और अगर कोई संक्रिया नहीं दी जाए तो हम उसको गुणा के लिए मानते हैं, इसलिए हर बार मैं क्या लगा रहा हूं? पावर लगा रहा हूं। क्योंकि अगर गुणा है तो आप इसको यूं ही तो लिखोगे कि ए ने 2 बार मल्टीप्लाई या एम बार मल्टीप्लाई किया होगा तो एक्स आ गया होगा, तो इसको आप ए की पावर एम ही तो लिखोगे। और अगर ये प्लस के लिए दे देता तो फिर मैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस करता और फिर क्या आ जाता? एक्स। तो इसको अगर ये एम बार जुड़ रहा है तो एम ए लिख देते, मैं एक ही बात है। तो पूर्णांक घात क्या आ जाती? एम माने जाती। ठीक है ना? अब आप कहोगे घात है तो ऊपर आनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल की बात होती है। घात का मतलब होता है कि वो एलिमेंट खुद के साथ कितनी बार उस संक्रिया में आ रहा है। ठीक है ना? तो इस बात को क्लियर कर लेना। यहाँ कोई संक्रिया दी नहीं थी इसलिए मैंने किसको मान लिया? गुणा को मान लिया। आगे देखो भाई, अब देखो m क्या होता है यहाँ डेफिनेशन से? m कोई इंटीजर है। m क्या है? इंटीजर है। अच्छा, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? भाई हमें ए इनवर्स पे बात करनी है घातांक नियम से।
कि a की पावर -1 की पावर -m, ये गुणा करेगा -1 इंटू -m, क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका मतलब x कौन था? x जी का कोई एलिमेंट था। x कौन था? x जी का कोई एलिमेंट था। अब आपने a के रूप में a को जब m बार मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, और जब आप माइनस a को -1 a की पावर -1 को भी -m बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी पावर माइनस कर रहे हो, तो ये है तो a की पावर m ही, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? x आ रहा है। इसका मतलब अगर m z का है तो -m भी तो z का ही होता है। क्या ये डेफिनेशन सही है? आपने ये कहा था कि G यदि चक्रीय ग्रुप है, उसमें कोई एक जनक होगा, यदि उस एलिमेंट की पावर आप क्या कर दो, कितनी कर दो, तो आपके पास G का कोई एलिमेंट मिल जाए। आपने यहाँ क्या कर दिया, A किसका एलिमेंट था? G का। G कौन है? आपने कहा G तो चक्रीय ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप तो है, और अगर A G का है तो A इनवर्स भी तो G का ही होगा। अगर A G का है तो A इनवर्स भी तो G का ही होगा। आप यहां क्या कर रहे हो कि A इनवर्स एक एलिमेंट है जिसकी पावर में एक पूर्णांक नंबर करता हूं तो मेरे पास G का कोई एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब A इनवर्स भी तो जनक की भांति काम कर रहा है। क्या ये डेफिनेशन सक्रिय ग्रुप की है? क्या ये जनक वाली डेफिनेशन ही एक्सेप्ट करवा रहा है? इसका मतलब अतः यदि A जनक है तो A इनवर्स भी जनक होगा। अब आपका काम आधा हो गया इस थ्योरम के बाद। ये स्टेटमेंट की तरह याद रखोगे, पूछेगा कोई नहीं आपसे, अगर फिर भी पूछ ले तो बता देना इसको। क्लियर है? यदि A जनक है तो A इनवर्स भी क्या होगा? जनक होगा। अब आपको आपका काम आधा हो गया कि हमें जनक निकालने हैं साहब, और जनक निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा? एक एलिमेंट देखना है, अगर आपको एक एलिमेंट मिल जाए तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी ढूंढ लो। इस एलिमेंट का इनवर्स ये है, ये जनक है तो इसका इनवर्स भी जनक होगा। जैसे आपने एक एग्जांपल किया था, जैसे आपने एक एग्जांपल किया था 0 1 2 3 एंड एडिशन सक्सेसफुल किया था, तो उसमें दो जनक आए थे आपके पास। एक जनक कौन था? इसमें जी के जनक कौन थे? एक आया था, और दूसरा कौन था? क्यों था ऐसा? क्योंकि एक जनक है तो एक का इनवर्स 3 हुआ करता था, तो 3 भी इसका। क्लियर है? तो आपको दो अलग अलग जनक निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? हाँ, क्या दो ही जनक आएंगे? ये कोई जरूरी थोड़ी है। अपरिमित ग्रुप होते हैं ना, अपरिमित चक्रीय ग्रुप होते हैं, उनमें दो जनक आते हैं। अपरिमित चक्रीय ग्रुप में कितने जनक आते हैं? अपरिमित चक्रीय ग्रुप में दो जनक आते हैं। पर परिमित जो चक्रीय ग्रुप होते हैं उनमें जनक एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। अगर ऐसा होता कि एक का इनवर्स मान लो एक ही आ जाता, तीन नहीं आता, एक का इनवर्स कौन होता? एक। दो का इनवर्स कौन होता? दो। या तीन का इनवर्स कौन होता? जीरो। या जीरो का इनवर्स, जैसे कोई भी एक एलिमेंट मान लो भी। आप तो ये कह रहे हो कि जी अगर एक चक्रीय ग्रुप है तो उसमें एक एलिमेंट यदि जनक होगा तो उसका इनवर्स भी जनक होगा, और मैं कह रहा हूं कि इसमें एक जनक एक आ गया, और आप जब निकालते हो तो सपोज करो कि एक का जनक, एक का इनवर्स क्या कौन होता? एक ही होता। ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो खुद के इनवर्स ही होते हैं, होता है ऐसा। तो इसका मतलब यदि एक का इनवर्स एक होता तो फिर एक का जनक, जी का जनक एक ही होता, क्योंकि फिर दूसरा एलिमेंट भी तो एक ही आता उसका इनवर्स। अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, एक का इनवर्स तीन है, इसलिए एक भी इनवर्स है, एक भी जनक है और तीन भी जनक है। क्लियर? चलो ठीक बात है, आगे लिखो भाई। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो अच्छा तो मैं करवा देता हूँ एक बार। हाँ ये क्वेश्चन देखो, देखो एग्जाम्पल नंबर 3। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये अपने। एग्जाम्पल नंबर 3, मेरे पास एक सेट दे रखा है इसने, और ग्रुप दे रखा है। ये कह रहा है सक्रिय ग्रुप है जी, जिसमें ये एलिमेंट है, सभी जनक याद करो। सक्रिय ग्रुप जी 0 1 3 4 5 और ये है +6, ये सभी जनक।
जितने भी जनक बन रहे हैं वो सभी जनक बताओ। स्टार्ट हो जाओ, आप सभी जनक बताओ इसके, जल्दी बताओ। सभी जनक बताओ। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो अपना सिंपल मेथड है, एक तो अपना सिंपल मेथड है। कैसे कि आप चेक करो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है। क्या जीरो के पास वो पावर है? नहीं है। क्या वन के पास वो पावर है? वन ऐसा कर सकता है। दो देख लो आप, तीन भी देख लो, चार भी देख लो और पांच भी देख लो। इसमें एक काम करो, आप साथ में नोट लगा लो, यहाँ ये थ्योरम मैं बाद में करवा दूंगा। एक तरीका और है, एक तो वो सिंपल मेथड है ही, एक तो वो सिंपल मेथड है ही। जब भी आपको जनक पूछे ना, तो एक तो सिंपल मेथड हो गया कि जीरो को चेक करो, वन को चेक करो, दो को चेक करो, तीन को चेक करो, चार और पांच को चेक करो। कौन कौन सा ऐसे एलिमेंट के पास ऐसी पावर है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट आपके शक्तिमान है जो वापस पूरे ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को जन्म दे रहा है। एक तो वो हो जाएगा। एक दूसरा जो मेथड है ना, मेथड नंबर 2, कैसे चेक करते हैं वो देखो। कि आप यहां लिख लो नोट में कि चक्रीय ग्रुप में, चक्रीय ग्रुप के जनक की कोटि, जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। समझे बात को? दूसरा मेथड ये है। एक तो सिंपल मेथड हो गया अपना, और दूसरा मेथड कौन सा है, मेथड नंबर 2, कि ये एक थ्योरम है जो हम करेंगे थोड़ी देर में। यह है कि चक्रीय ग्रुप के जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। कि आप एलिमेंटों की कोटि निकाल लो। अगर आपको ऐसा ठीक नहीं लग रहा है कि जीरो को हम चेक करें, वन को हम चेक करें, टू को हम चेक करें, थ्री को क्या हम चेक करें, सभी एलिमेंट को चेक करने में थोड़ी समय बर्बाद होगा यार। तो फिर एक काम हो रहा है, एक तरीका और है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। कैसे? क्या अब अगर शक्तिमान से काम नहीं हो रहा तो गंगाधर कर देगा। ये वाले मेथड को अप्लाई कर लो। कौन सा है? कि चक्रीय ग्रुप के जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। या पहले ग्रुप की कोटि देख लो कितनी है, सिंस ऑर्डर ऑफ जी कितना है यहाँ, 6। तो इनमें से जिन जिन एलिमेंटों की कोटि 6 आएगी वो सारे जनक है, वो सारे क्या है, जनक है। अच्छा अब एक बात बताओ, कोटि निकालना भूल तो नहीं गए हो ना आप? कोटि निकालना बताया था मैंने आपको। कोटि की डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन जी क्या होता है, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, दैट इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन होती है कि आप ए की पावर, पावर का मतलब फिर यहां वही है कि ए एलिमेंट को खुद के साथ कितनी बार संक्रिया में रखेंगे, आंसर क्या आ जाए, ई। ई का मतलब आइडेंटिटी आ जाए। पावर का मतलब भी यही है, जो कोटि वाले में था वही चक्रीय ग्रुप में, और जो चक्रीय ग्रुप में घात का मतलब होता है वो यही होता है। तो देखो भाई, प्रत्येक एलिमेंट की कोटि निकालो आप। कोटि कैसे निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? कोटि की डेफिनेशन होती है न्यूनतम पूर्णांक घात जिसके लिए ए की पावर एन इजिकल टू ई हो जाए। कि उस एलिमेंट ए की कोटि क्या होगी, कि उस ए की पावर कम से कम कितनी करें कि आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी की कोटि हमें सामने देखा थी कि ए की होती है, तो प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। तो जीरो की कोटि कितनी होगी, एक। ये श्योर हो गया, जीरो तो जनक नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन निकालने का तरीका यही था कि वन को 2 बार ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2। एक बार और ऐड करो, भाई 1, कितना आ जाएगा, 3। 3 नहीं चाहिए, डेफिनेशन कोटि की क्या है, आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी जब आ जाए तो रोक लेना। 4 बार ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 4। 5 बार ऐड करोगे तो 5।
और जब 6 बार ऐड करोगे तो 6 बार ऐड करोगे तो 0। 6 बार ऐड करते ही क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया? आपने कहा था कि वो कम से कम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए आप उस a की पावर कर रहे हो और आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। तो एक की पावर 1 से नहीं मिल रहा है, एक की पावर 2 से आइडेंटिटी नहीं मिल रहा, 3 से नहीं मिल रहा, 4 से नहीं मिल रहा, 5 से नहीं मिल रहा, 6 से मिल रहा है। इसका मतलब कम से कम पूर्णांक कौन सा हो गया, धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो गया एक के लिए? 6, जिसके लिए वो आइडेंटिटी देगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा भाई? ऑर्डर ऑफ 1 हो गया 6। ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ 2 बताओ फटाफट कितना आएगा? एक बार ऐड करोगे 2 आएगा, 2 बार ऐड करोगे 4 आएगा, 3 बार ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 3। ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 3। ऑर्डर ऑफ 2 3। ऑर्डर ऑफ 4 3 बता दो फिर फटाफट कितना होगा? ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा? सभी एलिमेंट की कोटि निकाल लो। ऑर्डर ऑफ 5 भी निकाल लो, बस ये 5 ही एलिमेंट, 6 ही एलिमेंट, 0 का निकाल लिया। 1 2। ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा फटाफट बता दो? 3। ऑर्डर ऑफ 4 3 और ऑर्डर ऑफ 5 6। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। क्लियर? बस ये जो सेकंड मेथड है वो ये बता रहा है सक्रिय ग्रुप के जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। तो ग्रुप की कोटि कितनी? 6। जिन जिन एलिमेंट की कोटि 6 है वो सारे जनक है। तो कौन कौन से एलिमेंट है ऐसे? एक तो 1 है और एक 5 है। इसका मतलब जी एक सक्रिय ग्रुप है। इसके जनक कौन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसके जनक 2 है। कौन कौन से? एक तो 1 है और एक। क्लियर? निकाल लो, इजी है। तो 2 मेथड है आपके पास। एक तो प्रत्येक एलिमेंट को चेक करो, और अगर आपकी हिम्मत नहीं है प्रत्येक एलिमेंट को चेक करना तो उसकी कोटि निकालो। दोनों में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा। क्लियर है? एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि प्रत्येक सक्रिय ग्रुप अबेली होता है। एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि जो अबेली होगा वो कोई जरूरी नहीं सक्रिय होगा। एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि यदि ए आपको पास जनक मिल जाता है सक्रिय ग्रुप का तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होगा? जनक होगा। अब चेक करके देख लेना, बोले एक का इनवर्स 5 ही होगा। ठीक है? तो 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको ध्यान रखने हैं। एक और देखते हैं हम। इसके बताओ एग्जाम्पल नंबर 4 देखो आप फटाफट, चाहे कोई से भी मेथड से आ जाओ, दोनों ही ठीक है। इस बार आपके पास जी है। एग्जाम्पल नंबर 4, सक्रिय ग्रुप जी वन टू थ्री 4, और ये 4 के लिए है। सभी जनक। जल्दी बता दो इसके आंसर, जितना जल्दी हो सके। दूसरा मेथड मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, पहले से भी कर सकते हो, पर दूसरा मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। हो जाएगा? ठीक है, ये खुद कर लेना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसके 2 आंसर है, 2 तथा 3 इसके जनक आएंगे। कर तो लोगे? एक जनक आएगा 2, दूसरा जनक आएगा 3। क्लियर? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अब इसमें देखो, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बताना आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 में 2-3 पार्ट है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है और वो ये है ए स्क्वायर क्यूब, जैसा हमने कोटि वाले क्वेश्चन में भी किया था, इज इक्वल टू ई सभी जनक। बता सकते हो क्या इसके सभी जनक? सारे जनक बता दोगे इसके? कौन कौन होंगे? यहाँ सीधा देखना है आपको कि ऑर्डर ऑफ जी कितना है भाई। ये ग्रुप है पूरा, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 6। कितना एलिमेंट है? 6। तो कौन कौन से एलिमेंटों की कोटि 6 हो सकती है?
ऑर्डर ऑफ ए कितनी हो जाएगी, सही होगी। कैसे निकालोगे, ए को एक बार मल्टीप्लाई करो एक आएगा, एक को दो बार करोगे ए स्क्वायर आएगा, एक को तीन बार करोगे ए क्यूब आएगा। हमें ए सिक्स चाहिए, ए सिक्स ही आइडेंटिटी है। जिस दिन ए सिक्स हो गया उस दिन आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ए की पावर सिक्स कितनी बार करोगे, छह बार ए की। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट ए स्क्वायर है, इसकी कोटि तीन होगी। ऑर्डर ऑफ ए फोर ए थ्री देख लो, इसकी कोटि दो होगी। ऑर्डर ऑफ ए फोर, ऑर्डर ऑफ ए फाइव की कोटि देख लेना, और ऑर्डर ऑफ ए सिक्स भी देख लो। ऑर्डर ऑफ ए सिक्स कितना है, ये तो आइडेंटिटी है, इसकी कोटि तो वन ही आएगी। बाकी इन दोनों एलिमेंटों की कोटि भी देख लेना। तो जिन जिन की कोटि छह आएगी, जिन जिन एलिमेंटों की कोटि छह आएगी वो हमेशा क्या होगी, चक्रीय ग्रुप में जनक होंगे। क्लियर है, निकाल लोगे। और सेम ऐसा क्वेश्चन बी है, और एग्जाम्पल नंबर 3 के लगते ही ये क्वेश्चन हो रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा है, बस ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें शायद ए और ए फाइव आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। तो इसके दो जनक होंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और इसी का जो सी पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, बस क्वेश्चन वही है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 किया है। 0 1 2 3 4 5 कर लेना, 7 है, और एडिशन प्लस 8 के लिए। ठीक है, तो इसमें भी जनक बताने हैं। तो कल हम जनकों की संख्या देखेंगे इसमें, बाकी और तो लमसम लमसम हो गया अपना। इसमें एक दो थ्योरम बाकी है, एक और दो, दो थ्योरम है जो लास्ट है। उसके बाद ये साइक्लिक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे हम, कोसेट्स देखेंगे, और कोसेट्स के बाद हम नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे, और तब जाके ये यूनिट बड़ी बड़ी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। क्लियर है। उसके बाद सिंपल सी यूनिट बचेगी 3 या 4 लेक्चर की, जो परम्यूटेशन होगा, और एक इसमें होमोमॉर्फिज्म आएगा। परम्यूटेशन और होमोमॉर्फ दो ही बातें हैं। नॉर्मल सब ग्रुप के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बाकी किसी दूसरे क्लास में देखेंगे।